पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे जो खास मेहमान हैं बड़े ही वर्सेटाइल एक्टर हैं अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स। आपने इन्हें जरूर देखा होगा और अपने काम से अपने नाम की छाप ये डेफिनेटली छोड़ रहे हैं। वेरी रिसेंटली amazon मिनी सीरीज हाफ सीए में नजर आए और अब बहुत जल्द नेटफ्लिक्स की भी एक सीरीज है जहां ये हमें नजर आएंगे। बात कर रही हूँ द टैलेंटेड एक्टर ज्ञानेंद्र त्रिपाठी की। ढेर सारी बातें ऑफकोर्स करेंगे इनसे, लेकिन सबसे पहले ज्ञानेंद्र, बहुत बहुत स्वागत हमारे प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। ये बताइए, हाफ सीए के लिए फुल प्रेजेस मिल रही है कि नहीं? बहुत प्रेजेस मिल रही हैं, बहुत सारा प्यार मिल रहा है। और काफी नया है मेरे लिए, इतना ज्यादा मतलब आप मैं काफी टाइम से काम कर रहा हूँ, तो लोग पहचानते भी हैं, मिलते हैं तो काम की तारीफ भी करते हैं। लेकिन ऐसे बल्क में अचानक से लोगों ने देखा किसी शो को और एकदम हाथों हाथ लिया, और फिर रातों रात आपको इतना ज्यादा लोग इंस्टाग्राम पे और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका नाम लेके तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत कनेक्ट किया शो के साथ, कैरेक्टर के साथ। तो ये बहुत अच्छा लगता है सुनने में, मतलब राइट, लेकिन ये जो एक अलग फीलिंग। रिस्पॉन्स है ये एज एक्सपेक्टेड था जब आप जुड़े प्रोजेक्ट के साथ? तब आपको लगा धीरे धीरे जैसे आप काम करते गए तो एक फीलिंग थी जी कि ये दिस विल गो वेल विद द ऑडियंस? हाँ, निधिमा, मुझे समझ में आ जाता है, मुझे लगता है एक्टर्स को ना कि शो करने के दौरान ये तो पता नहीं होता आपको कि शो कितना बड़ा हिट होगा, या वो सारी चीजें शायद हर बार कह पाना मुश्किल है। लेकिन इस केस में ये था क्योंकि टीवीएफ इस शो को बना रहा था। टीवीएफ अपनी ऑडियंस को बहुत अच्छी तरीके से समझता है, जानता है। तो वो एक अच्छी बात थी कि मैं इन लोगों के साथ काम कर रहा था जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं, और उनकी एक ऑडियंस है, स्टूडेंट्स कम्युनिटी खास तौर पर। और वो काफी रिसर्च के बाद बना रहे थे। सीए कम्युनिटी से काफी टाइम से एक डिमांड आ रही थी उनके पास। तो उनके जो शोज होते थे एस्पिरेंट्स और कोटा फैक्ट्री, तो नीचे अकाउंट्स के स्टूडेंट्स लिखते थे कि हम भी हैं, हमारे लिए भी कुछ बनाइए। तो वो सारे जो बॉक्सेस थे वो टिक थे। उसके अलावा जब काम आप कर रहे होते हो उस दौरान महसूस कैसा करते हो? हर दिन आप शूट खत्म करके आने के बाद अगले दिन के लिए आप कितना एक्साइटेड होते हो? कितनी आपकी रात को नींद थोड़ी उड़ती है कि यार ये वाला थोड़ा और बेहतर करना है, वो वाला सीन है वो अच्छे से करना है। जब इस दौर से आपका शूट गुजरता है तो फिर इसका मतलब आप कुछ अच्छा क्रिएट हो रहा है वहां पर। अगर ऐसा है कि चलो ठीक है, कल फिर से जाएंगे यार, अभी अब कितने दिन और बाकी है, कई बार ऐसा भी होता हाँ है हाँ। तो फिर गड़बड़ है। तो इसमें एटलीस्ट ये श्योरिटी थी कि एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है, तो आई वाज होपफुल कि लोगों को भी उतना ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, और वैसा ही हुआ, थैंकफुली। राइट, अच्छा, ये जो आपने कहा ना रातों की नींद उड़ना कि अगले दिन की प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, ये इसका एक रीजन ये जी। भी है क्या, या था शायद कि आप क्योंकि सीए बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो वो रोल प्रेप हम्म। करना कि बिलीवेबल लगे आपका जी। कैरेक्टर? हाँ, उससे ज्यादा थोड़ा सा फर्क ये भी है कि मुझे 10-11 साल हो गए हैं अपने, इनफैक्ट ज्यादा हो गया कॉलेज से निकले हुए ना। कॉलेज लाइफ खत्म हुआ, और ये लड़का भी अभी जस्ट अपने कॉलेज खत्म करके, और फिर इसका भी काफी रिसेंट है ये फर्क। और हाँ, सब्जेक्ट को जो लेकर है कि मेरे पास अगर मैं कोई टेक्निकल वर्ड्स बोल रहा हूँ सी अकाउंट्स को लेकर, तो ऐसा ना साउंड करे कि इसको तो मालूम ही नहीं इसका मतलब हाँ। इसने तो डायलॉग बोल दिया। तो वो ना लगे, इसलिए उनकी उन चीजों की जानकारी, और उससे ज्यादा जरूरी था कि जो भी हमने क्राफ्ट सीखा है वो नजर ना आए। कई बार ऐसा होता है कि एक्टर की मेहनत नजर आ रही होती है स्क्रीन पे ना, कि वो एफर्ट वहीं पे कर रहा होता है कि कन्विंस करने की कि मैं ये हूँ, मान लो मैं ये हूँ, हाँ ये वाला हाँ। कैरेक्टर हूँ। वो ना दिखे, उसके लिए आपको रातों की नींद उड़ानी पड़ती है थोड़ी। आपको प्रिपरेशन और बेहतर करनी होती है, ताकि आप जब सीन में एक्शन और कट के बीच में, कोशिश ये हो कि आप बॉडी और दिमाग से वहीं पर रहें, उसी जगह पर रहें राइट राइट, तो जो सीन की किस जरूरत किस तरह से आपके पास रोल ये आया? हाउ डिड इट हैपन? और क्या आपको सीरीज के बारे में या आपके कैरेक्टर के बारे में सबसे अच्छा लगा, जिसकी वजह से आपको लगा कि जुड़ना चाहिए इसके साथ? ये रोल मुझे नॉर्मल ऑडिशंस के थ्रू ही आया। तो एक आशीष करके कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे फोन किया कि ज्ञानी, हम एक कैरेक्टर की कास्टिंग कर रहे हैं, एक शो बना रहा है टीवीएफ,
तो पहली चीज तो ये थी कि टीवीएफ अगर कोई शो बना रहा है उसमें कोई कैरेक्टर, तो आप एक बार सुनते तो हो कि अच्छा क्या है कैसा है। बिल्कुल। और जब उन्होंने मुझे ये बताया कि एक नीरज भैया करके कैरेक्टर हैं, तो मुझे लगा कि यार अच्छा ये वैसा वाला फॉर्मेट होगा जिसमें कि एक भैया होते हैं, और मैं किसी और शो में एक छोटा सा ब्रीफली एक भैया का पार्ट कर चुका था, वो भी काफी अच्छा रिसीव हुआ था। फिर मैं थोड़ा सा हेजिटेंट था कि यार मैं एक ये भैया भैया हर जगह नहीं करना चाहूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वैसा नहीं है, आप प्लीज आइए, शो एक तरह से बेस्ड है इस इंसान पे। तो मैंने कहा आप स्क्रिप्ट भेज दीजिए, मतलब सीन भेज दीजिए जो ऑडिशन के सीन है। तो उन्होंने 3 सीन भेजे, और जब मैंने सीन पढ़ा तो जो राइटिंग थी वो इतनी बेहतरीन थी कि मुझे लगा इसको तो एज एन एक्टर बस अटेम्प्ट करना चाहिए, बाकी जो होगा देखा जाएगा बाद में, जब मीटिंग्स होंगी, बाकी डिस्कशन होगी तो समझ में आएगा कि वो कैरेक्टर हाँ मैं हाँ। उसमें फिट हूँ या नहीं, वो सारी चीजें। वो ऑडिशन मैंने जाके दे दिया, और फिर डायरेक्टर जो प्रतीश है उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया, और फिर उन्होंने ब्रीफ दिया और समझाया कि ये कैसे ये भैया थोड़े अलग हैं, और क्या स्केल है शो का, और किस तरह से वो रीच करना चाह रहे हैं किस ऑडियंस को। उसके बाद मुझे लगा कि ये तो वो मौका है जो आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो फिर बिल्कुल। मैं लग गया उस पे। अच्छा, जिस तरह का नाम भी है सीरीज का, हाफ सीए, विच मीन्स के ये ऑब्वियसली जिस तरह से स्टोरी भी है कि एस्पिरेंट है, अटेम्प्ट्स दे चुके हैं लेकिन अनसक्सेसफुल हुए हैं। और वेरी हम्म, सैडली अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में ना, जब एक डिग्री का स्टैंप नहीं होता है तो उस इंसान को लायक नहीं माना जाता ना। यू प्लेड अ जी कैरेक्टर लाइक दैट कि उसको सारी चीजें पता है, एक अच्छा सीए कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जी। वो अटेम्प्ट्स में फेल हुआ है। आपके लिए वो हम्म, कैरेक्टर प्ले करना कितना इंटरेस्टिंग था? बहुत इंटरेस्टिंग था मैम, क्योंकि एक तो मैं जिस प्रोफेशन से आता हूँ, तो ये हाफ सी जैसा एक शो आए, और मुझे इंटरव्यू करने का मौका मिले, इसके लिए मुझे 10-11 साल लग गए। तो एक रिलेटिबिलिटी तो थी इस तरह के कैरेक्टर से, इस तरह के लाइफ से। जब आपको कुछ पाने के लिए एक लंबा इंतजार, लंबी कोशिशों का दौर लगता है, ये नहीं कि एक दो कोशिश। और हम्म। क्योंकि मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट का एग्जाम दिया था, और मेरा भी सेकंड अटेम्प्ट में हुआ था, और जितनी शिद्दत और जितनी चाहत थी मेरे अंदर कि मुझे एक्टिंग सीखनी है और इस इंस्टीट्यूट में जाना है, फिल्म एक्टिंग सीखनी है। तो और जब पहली बार नहीं हुआ था, तो जिस तरह मैं फूट फूट के रोया था मुझे याद है, जैसे कोई छोटा बच्चा किसी फेवरेट खिलौने के हाँ, टूट ना जाने मिलने पे से होता रोता है। है। हाँ। हाँ। तो मुझे वो रिलीव करने का मौका मिला इसके जरिए, कि ये भी वही चाह रहा है जो मैं आज से 10-11 साल पहले चाह रहा था इंस्टीट्यूट में जाने के लिए, एक ठप्पा, एक स्टैंप, और कुछ सीखने का मौका, राइट। ताकि मुझे सीरियसली लिया जाए, और मैं कहीं जाके अगर किसी से बात करूं तो ये ना हो कि अच्छा एक और आ गया, जिसको काम नहीं आता। मुझे कम से कम लोग ये ना सोचें कि इसे काम नहीं आता। उसके बाद ऑब्वियसली सारे ऑडिशन वगैरह जो प्रोसेस है वो तो है ही, लेकिन मैं काम बेसिकली सीखना चाहता था। तो मुझे लगा कि हाँ ये एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर है, तो फिर मैं उस टाइम पर गया अपने आप को लेकर के, कि जैसा मैं महसूस करता था। फिर अचानक से इसका सीए और मेरा फिल्म इंस्टीट्यूट का में जाने की चाहत मुझे एक जैसी लगने लगी। फिर वहां से उसे पकड़ा गया, उस कैरेक्टर को। करेक्ट, एंड द रेस्ट दिस इज हिस्ट्री, क्योंकि जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है आपके कैरेक्टर को, जिस जी तरह से लोग पसंद कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली काफी रिलेटेबल बन के आया है। जी 2023 टचवुड आपके लिए अच्छा साबित हो रहा है, क्योंकि एक और सीरीज आपकी आ रही है, दिस टाइम ऑन नेटफ्लिक्स। तो चूना के बारे जी। में बात करते हैं। किसको चूना लग रहा है, कौन लगा रहा है, क्यों लगा रहा है? चूना अगेन मैम बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है नेटफ्लिक्स पे। जैसा कि आपने कहा, उसमें जिमी शेरगिल हैं, मैं हूँ, आशिम गुलाटी हैं, मोनिका पनवर, बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, अतुल श्रीवास्तव जी। तो हाँ, जैसा कि नाम से और ट्रेलर से है उतना है कि किसी ना किसी को चूना तो लग रहा है। और छोटा मोटा चूना जैसे हम अपनी जिंदगी में एक दूसरे को भी लगाते रहते हैं, रिश्तों में भी कुछ सिर्फ मौज मस्ती के चक्कर में भी लगा देते हैं, जिसको हम नोक झोंक भी कहते हैं, और कुछ बड़े चूने होते हैं जो कि आपको शो में देखने को मिलेगा। करेक्ट करेक्ट। तो मैं अच्छा, उसके ये बारे में फिलहाल अभी इतनी बात कर हाँ, पर जितना टीजर देख के हमें समझ आया एज ऑडियंस, तो एक हाइस्ट सकती। जी सीरीज लग रही है जिसमें कुछ लोग मिलते हैं। और इस तरह हाइस्ट जी। सीरीज जो इंडिया में बहुत कम बनती हैं, बट इंटरनेशनली हम्म। बनी है, अक्लेम्ड है, लोग बहुत पसंद करते हैं। जी। सो ऐसी एक सीरीज का हिस्सा बनना, फर्स्टली हुआ हम्म। कैसे ये, एंड सेकेंडली फिर वो हम्म। एक्सपीरियंस कैसे रहा, क्योंकि इंसॉम्बल कास्ट है। अ, इसका भी सेम ऑडिशन के थ्रू ही हुआ, तो इसकी मिलने की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मेरा एक दोस्त है भुवन अरोड़ा, जिनकी अभी फर्जी करके एक वेब शो आया था,
वो शाहिद कपूर के साथ में थे उसमें। राइट। तो भुवन और मैं बहुत ही बैचमेट हैं फिल्म इंस्टीट्यूट से, और बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो चूना का वो वाला पार्ट जो मुझे मैंने इवेंचुअली किया वो भुवन को मिला था। अच्छा। और मैंने उसका ऑडिशन किया। तो बेसिकली लॉकडाउन में ऑडिशंस एक्टर्स घर से करके भेजते हैं, तो हम लोग एक दूसरे के ऑडिशंस रिकॉर्ड करने में हेल्प करते थे, तो क्यूज वगैरह देते थे। तो मैंने क्यूज दिए थे और उसका सिलेक्शन हो गया था उस कैरेक्टर के लिए। फिर भुवन के पास फर्जी आ गई, और भुवन हैड टू चूज बिटवीन द दीज टू थिंग्स बिकॉज डेट्स क्लैश कर रही थी। एंड ही डिसाइडेड टू गो विथ फर्जी, विच वाज एन एक्सेलेंट डिसीजन मुझे लगता है। और उसी दौरान मैंने जो कास्टिंग डायरेक्टर है उनको मैसेज कर दिया था कि इस शो में, क्योंकि ये यूपी बेस्ड शो है थोड़ा सा वैसा, और मैं उस बेल्ट से आता हूँ, तो मुझे वहाँ की जानकारी है, वहाँ के कैरेक्टर्स की, उस दुनिया की। तो मैंने मैसेज करके छोड़ दिया था कि कुछ इसमें मेरे लायक होगा तो बताइएगा। तो इसको एक आध महीना निकल गया और मुझे लगा था कि अब हो गया बात, लेकिन एक महीने बाद जब भुवन ने छोड़ा वो शो, या फिर नहीं कर पाए वो, तो वो कास्टिंग डायरेक्टर को शायद मैं याद रह गया क्योंकि मैंने क्यूज भी दिए थे उनके राइट, ऑडिशन राइट। में। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि आप उसका ऑडिशन देंगे क्या सेम कैरेक्टर का। तो मैंने ऑडिशन दिया, और इत्तेफाक से फिर ये हुआ कि मेरा ऑडिशन भी पसंद आया, और फिर मैं गया, और पुष्पेंद्र नाथ मिश्रा जो डायरेक्टर हैं उस शो के, उन्होंने अपने दफ्तर में बुलाया और कम से कम 5-7 सीन और करवाए मुझसे। ओके। और उन्होंने कहा कि ये, मैंने कहा सर मुझे थोड़ा वक्त लगता है, आप एक आध दिन का समय दे दीजिए, मैं तैयार करके आता हूँ, फिर करेंगे ऑडिशन। उन्होंने कहा ना 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 ना, जितना समय लेना है तो सुबह से लेकर रात तक यहीं बैठ, लेकिन ये सीन तो आज ही करने तुझे। अच्छा। तो फिर मैंने एक्चुअली लिटरली शाम को 6-7 बजे तक बैठ के वहां पे ऑडिशन दिया। एक एक करके सीन तैयार करता जाते थे, उनके एडीज आते थे और वो परफॉर्म करता था, रिकॉर्ड करते थे। फिर नेक्स्ट डे ये हुआ कि भाई आप लॉक्ड हैं। और जब सेट पे पहुंचे तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ पे भी, क्योंकि कहने के लिए ये है कि ensemble कास्ट है, लेकिन सबके कैरेक्टर्स काफी डिफाइंड है, ओके। सबकी एक जर्नी है। तो ऐसा कुछ नहीं था कि उस तरह की कोई इनसिक्योरिटी या क्लैश हो, या आपको लगे कि आप कम अहम रख रहे हैं कहीं पर, उस तरह की चीजें नहीं है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इसका भी शूट करने का। राइट। यानी अगर आपकी जर्नी की बात करूं तो 2009 में पड़ाव से आपने शुरुआत की, तो आज के पड़ाव पे आप जहां खड़े हुए हैं, जहां आप इंटरव्यू जैसे कहा हम्म। आप दे रहे हैं, दो सीरीज हम्म। आपकी इस साल में ही आ रही है, मतलब एक आ गई, एक आने वाली है, टचवुड। एक सो और आई है, सास बहू और फ्लेमिंगो एक सीरीज आई राइट। है, उसमें भी हूं मैं थोड़ा सा। हाँ, हाँ। तो लुकिंग बैक अगर आप देखें तो आप जी। किस तरह से सम अप करेंगे अपनी जर्नी को? बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है मैम। मुझे पहले से पता था कि ये आसान तो नहीं होने वाला है, किसी के लिए नहीं रहा, मुझसे पहले भी। और इनफैक्ट मेरे साथ भी इस टाइम पर जो बहुत से लोग हैं जो अभी भी कोशिश कर रहे हैं, मैं अभी कोशिश ही कर रहा हूँ। तो ये पता था कि ये आसान चॉइस नहीं है, इस फील्ड में अपनी किस्मत आजमाना, या फिर एज अ प्रोफेशन इसको चुनना। पर क्योंकि चाहत इतनी ज्यादा थी ना एक्टर बनने की, या फिर कैरेक्टर्स को जीने की, अपने आप को कहानियों का हिस्सा में देखने की, कहानियों के पर देखने की, कि बार बार जब कभी ऐसा होता भी था कि मान लीजिए लंबा अरसा है जब आपके पास काम नहीं है, तो फिर आप किसी सीनियर को देखते, तो मुझे याद है राजकुमार राव मेरे सीनियर है फिल्म इंस्टीट्यूट से, तो उनकी एक फिल्म आई थी काय पोछे। मैं देखने गया स्क्रीन पे, कुछ नहीं है सीन में, ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ ये था कि राजकुमार राव को मैं बड़े पर्दे पर देख रहा था, जिनको मैं जानता हूँ। मैं लिटरली रो दिया कि सिर्फ इस वजह से कि मुझे मुझे वहां होना है। हाँ। मुझे ये चाहिए। तो वो उसको आप प्रेम को कई बार ना, प्यार को आप बहुत अच्छे से डिफाइन ना शब्दों में कर नहीं पाते, बस वो चाहत है जिसकी वजह से आप ना लौट लौट के वापस, तो फिर आपको वो स्ट्रगल जो है, वो इंतजार और वो सारी चीजें, जो भी कड़वे अनुभव भी होते हैं थोड़े बहुत अगर छोटे मोटे, तो वो आपको बुरे लगते नहीं है। वो आपको एक मिठास जो नजर आ रही होती है ना आगे, वो आपको चलाती रहती है। करेक्ट, करेक्ट। तो तो हाँ। बहुत सारे रोल्स आपने किए हैं, मैंने जैसे कहा क्रॉस प्लेटफॉर्म आपने काम किया है, छोटा बड़ा हर जी। तरह का किरदार आपने निभाया। तो बिल्कुल। अब आप क्या चाहते हैं कि किस तरह का काम आपके पास आए, किस तरह के रोल्स आपके पास आए, ऐसी कौन सी जैसे बकेट लिस्ट हम सबकी होती है, तो आपकी क्या है? बकेट लिस्ट, ये मैम ये कहा जाता है कि कैरेक्टर्स बड़े या छोटे नहीं होते, एक्टर्स बड़े या छोटे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ना ये लागू होता नहीं है। हमारे यहाँ जिस जितना लेंथ आपके कैरेक्टर को होगा, ज्यादातर, एक आध अपवाद आप छोड़ दें, तो
उस हिसाब से ना सब कुछ मिलता है आपको स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रीटमेंट टू द पेचेक टू द लव। राइट। तो कोशिश ये है कि अब प्राइमरी कैरेक्टर्स अगर मुझे मिले, ऐसे कैरेक्टर्स जो कि जिनके बारे में कहानी हो, या फिर जो कहानी है उसमें उनका कुछ योगदान हो, उनको करने की कोशिश रहेगी, उनकी तरफ झुकाव है। और उसके अलावा कुछ डायरेक्टर्स जो हमारे दौर में काम कर रहे हैं, जिनकी काम को आप देख के सोचते हैं कि यार इनके सिनेमा का अगर आप हिस्सा हो सकें तो आपको अपनी जो प्रतिभा है उसका इस्तेमाल ये बहुत बेहतर तरीके से करेंगे, आप भी मोटिवेटेड फील करेंगे वहाँ काम करने में, वो सब है। और ऐसी एज सच कोई ये नहीं कि ये वाला कैरेक्टर करना है वो वाला कैरेक्टर करना है। जो भी कैरेक्टर आएगा उसे अपने तरीके से करना है, उसे वैसे नहीं करना है जैसे फिल्मों में देखा है। कोशिश ये करनी है कि आप रेफरेंसेस अपनी जिंदगी से लेके आए, आसपास के लोगों से लेके आए, ताकि कुछ नया लगे, रादर देन फिल्मों से उठाएं कि उस वाले एक्टर ने वैसा किया था तो उससे थोड़ी सी राइट। तो चलिए, ऐसे बहुत सारे रोल्स, बहुत सारा काम डेफिनेटली ज्ञानेंद्र आपको मिलता रहे, आप हमको ऐसे ही एंटरटेन करते रहे, बट जाते जाते कोई मैसेज जो आप अपनी उस फैन फॉलोइंग को देना चाहते हैं जो 2009 से अब तक आपके साथ। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले उन लोगों को, फैंस तो मैं क्या, मुझे लगता है फैन या थोड़ा सा काम को पता पसंद नहीं करने वाले। हाँ, पसंद करने वाले जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि आज से नहीं, मुझे अब तो कई सारे ऐसे हैं जिनको मैं दोस्त कह सकता हूँ, क्योंकि वो तब से मेरे साथ हैं। छोटे छोटा काम ढूंढ ढूंढ के वो लोग मुझे मैसेज करते थे फेसबुक इंस्टाग्राम पे। तो इतना ही कहूंगा कि थैंक यू सो मच। आप लोग का जो भरोसा था, वो ही एक, वो और आपकी फैमिली का जो साथ है, ये सारी चीजें ना, कई बार इंसान अपने ऊपर कई कब तक भरोसा रखेगा, उसका भरोसा डगमगा जाता है कई बार, क्योंकि भरोसे को सब्सटेंशिएट करने के लिए, या तो उसके पास साबित करने के लिए कुछ दिख रहा हो, या फिर कुछ लोग आते हैं आपके पास जो कहते हैं आज नहीं कल हो जाएगा, कल नहीं राइट। परसों हो जाएगा, ये लेकिन ये जो तूने किया बहुत अच्छा था, इसमें झलक दिखती कि कुछ बेहतर होगा। तो आपका भरोसा ना बोरोड होता है। हम्म। जैसे एक एक रवीश कुमार कहते हैं कि एक पेड़ में कई बरसातों का पानी होता है। मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगती है कि जो भी कहीं पहुंच रहा है वो तो दिख रहा है, लेकिन उसके साथ इतने सारे लोगों की छोटे छोटे योगदान होते हैं जिसकी राइट। वजह से कोई कहीं पहुंचता है। तो थैंक यू सो मच, आई एम जस्ट फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। और थैंक यू। ये साथ पब्लिक का, आपको पसंद करने, आपके काम को पसंद करने वाले लोगों का लंबा बना रहे, दैट्स व्हाट वी विश फॉर यू। और बेस्ट विशेस आपके हर प्रोजेक्ट के लिए, एंड थैंक यू आपका टाइम देने के लिए इस इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच मैम, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू। द थैंक यू प्लेजर सो वाज मच। ऑल माइन, यानी थैंक यू।